हेलो एवरीवन, सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नवंबर 24 के एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे चाह रहे थे कि एक बार चेक कर ले एमसीक्यूज। मोर देन दैट, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देख के आईसीआई को जो मेल लिखते हैं एग्जामिनेशन पेपर के फीडबैक्स के ऊपर, उसमें आप कृपा करके बड़ी तादाद में ये मेल लिख दें कि इस बार भी एफआर के पेपर में गलतियां थी। 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू में गड़बड़ थे जिसपे 4 मार्क की आपको ग्रेस मिलना ही चाहिए। 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चंस प्लस 2 क्वेश्चन 4 मार्क के में थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी जिस पर ग्रेस मिलना चाहिए या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आई। वो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप कॉल ले लेना कि क्या हमें इंस्टीट्यूट को वो क्वेश्चंस भी ग्रेस के लिए लिखना है या नहीं लिखना है। फीडबैक देने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप फटाफट फीडबैक इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेंगे। आपको मदद लगे फीडबैक ड्राफ्ट करने में तो आप ड्राफ्ट करके टेलीग्राम पे शेयर कर देना, मैं करेक्ट कर दूंगा। ये सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे क्विकली सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम पे आंसर शीट दे चुका हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात, अपनी एफआर की एग्जाम ओरिएंटेड बैच शुरू हो रही है 20 नवंबर से सुबह 7 से 10:15 लाइव। 45 ऑड लेक्चर्स में हम कवर करेंगे पूरे सिलेबस को इन 135 आवर्स। बुक्स रेगुलर बैच की यूज करेंगे, स्पीड नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा, कंसेप्ट एग्जाम में जो जो काम आते हैं वो 100%, और क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टिव क्लास में सॉल्व करेंगे लिख के। पर जितने क्वेश्चंस हम रेगुलर बैच में करते हैं सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपको ऐप पर अवेलेबल होंगे अलोंग विथ फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक। चलो, करेक्ट आंसर्स क्या है इस पर टिक करते जाते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तुम दे के आए हो पेपर, तो मैं फटाफट सीधे एमसीक्यूज पे आ जाता हूं। With respect to joint operation engaged in business of mining precious metal, how will the liability be disclosed in Tara Limited? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक डिमांड रेस की गई थी तारा लिमिटेड के पास 1 सितंबर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर है, और उसकी लीगल काउंसिल ने बोल दिया कि चांसेस है नहीं कि हम डिमांड जीत पाएंगे। और ये जो है अरेंजमेंट, इसमें जॉइंट ऑपरेशन हुआ है 2 कंपनीज के बीच में। जॉइंट ऑपरेशन अरेंजमेंट में 100 करोड़ रुपए जो तारा को पे करना है, क्योंकि सरकार ने तारा पे नोटिस दिया है, उसमें से 60 करोड़ रिम्बर्स होंगे जारा के द्वारा विद इन 3 मंथ्स। तो सितंबर से 3 महीने तो मार्च से पहले खत्म हो गए होंगे, पर उन्होंने बोला एक्चुअल रिम्बर्समेंट जारा से मिला नहीं। अकाउंटिंग आपसे पूछी है कि भैया तारा इसे कैसे शो करेगा, तो क्योंकि आपसे पैसा मांगा है तारा से, तो तारा की जिम्मेदारी है पूरे 100 करोड़ देने की, तो उसे 100 करोड़ की लाइबिलिटी, और अगर लगता है टाइम पीरियड अनसर्टन है या अपील फाइल कर सकता है तो प्रोविजन दिखाना होगा। ऑप्शन वही दिया हुआ है। जो 60 करोड़ हमें मिलने वाले हैं उसे हम इससे सेट ऑफ नहीं करेंगे, अलग से एसेट दिखा सकते हैं, उस बारे में पूछा नहीं है तो बात नहीं करना है। तो पूरा 100 करोड़ लाइबिलिटी दिखेगा, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात ही नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा दिखा दिया। जो रिसीवेबल है वो कंटिजेंट एसेट या रिइंबर्समेंट एसेट कुछ दिख सकता है, पूछा नहीं। पहला क्वेश्चन जहां पे आपको ग्रेस मिलनी चाहिए वो ये वाला है, क्लासिफाई फाइनेंशियल एसेट एंड डिटरमाइन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर अफॉरसेड डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट। यहां पे तारा ने इन्वेस्ट किया एक डिबेंचर में जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग नेचर का है, मतलब वेरिएबल है। होता है ना, जैसे अपन वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन लेते हैं, बेस रेट चेंज होता है, लोन का रेट चेंज होता है, वैसे ही इसने इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर में जिसपे रेट वेरिएबल है, और टर्म्स कहती है कि हर महीने रीसेट होगा इंटरेस्ट। As per terms, rate of interest is MIBOR, which is Mumbai Interbank Offer Rate plus 2%. आपसे पूछ रहे हैं कि इस पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा लगेगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफईओसीआई, जो भी। आप कॉस्ट मेथड तब यूज कर सकते हो जब सबसे पहली बात आपका इंस्ट्रूमेंट एसपीपीआई मीट करता है, विच इज सोनली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जिसका मतलब है कि आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा है, एसेट लगाया है, इस पे प्योरली प्रिंसिपल और ब्याज की कमाई चाहिए, और ये भी आपको बस वही देगा। इसमें कोई ऐसा सच रिस्की कैश फ्लोज नहीं है, स्पेकुलेटिव नहीं है, पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है दैट शुड बेसिकली बी अ रिटर्न फॉर इंटरेस्ट विच विल इंक्लूड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क, इसका कंपनसेशन। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है तो ही एसपीपीआई टेस्ट मीट होता है। वेरिएबल रिटर्न में भी अगर आपका रिटर्न वेरी कर रहा है इन कनेक्शन विद द मार्केट रेट चेंजेस इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट, तो भी माना जाएगा कि ये एसपीपीआई मीट करता है। इसलिए आईसीआई के एग्जाम्पल्स में इस तरह का एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसे एसपीपीआई टेस्ट मीट करता हुआ इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, और इसके लिए अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड इसके लिए एलिजिबल होगा। बट
एसपीपीआई मीट करने पर मेथड अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हो सकता है या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिसाइक्लेबल हो सकता है, डिपेंडिंग आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है या होल्ड और सेल है। और अगर आपका बिजनेस मॉडल ट्रेड करना है देन इन दैट पर्टिकुलर केस एफवीटीपीएल भी हो सकता है। इसमें बिजनेस मॉडल कहीं दिया ही नहीं है कि हमारा होल्ड ओनली है या होल्ड और सेल है। इस कारण से मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेट आंसर सही हो सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट को इसमें मार्क्स हर बच्चे को देना चाहिए। अमोर्टाइज कॉस्ट भी सही है, विथ रिसाइकलिंग भी सही है, एफवीटीपीएल रेयर केस में सही है अगर आपका मॉडल ट्रेडिंग है तो। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड इसका एग्जाम्पल का आंसर मानेगा, बट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए ग्रेस बनती है। पहला रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं लॉस वाले केसेस में, टोटल प्रॉफिट है तो इसका मतलब आप देख लीजिए टोटल प्रॉफिट्स के ज़्यादा आएंगे, तो ये जितने प्रॉफिट्स वाले हैं इन दोनों का टोटल निकाल लो, 1280, 2824 और 316, 4420 इंटू 10%, 442। इससे ऊपर क्या है 1 2 3, प्लस माइनस साइन का मतलब नहीं है, तो ए बी और ई हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। फिर बोला है कैलकुलेट करंट लाइबिलिटी फॉर मशीन फ्रॉम दारा लिमिटेड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024। करंट लाइबिलिटी फ्रॉम मशीन फ्रॉम दारा में यहाँ पे लीज पर एक मशीन ली गई है। देखो तारा ने लीज पे दारा से एक मशीन ली है 3 साल की लीज पे। 1 अप्रैल 2023 को टर्म शुरू हुई है और 3 साल खत्म होंगे 31 मार्च 26 पे। आगे बोला गया है यहाँ पे कि अगर मशीन ब्रेक डाउन होगी तो दारा को रिप्लेस करना है, यानी सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है, तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट 6 मंथ्स तक कोई रेंटल पे करने की जरूरत नहीं है और उसके बाद 4,20,000 हर 6 महीने में पे करना है आपको। तो आप टोटल कितनी बार पे करोगे, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल पेमेंट आपका कितना हो जाएगा 21 लाख का। आगे कहा गया है पहला पेमेंट आपका 31 मार्च 2024 पे ड्यू हो रहा है क्योंकि ये वाला फ्री कर दिया है। तो बताइए लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर मई 24 में भी था, वहां पर भी गलत था, तो इसमें तो पक्का है कि ग्रेस मिलेगी क्योंकि वहां पे भी आंसर गलत दिया हुआ था। एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट होता था। यहाँ पर जो लीज दी गई है वो दी गई है 3 साल के लिए और 8 साल की असेट की लाइफ है। तो लेसी उसे ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई करता था और फिर स्ट्रेट लाइन मेथड पे रेंटल्स एक्सपेंस बुक करता था, और स्ट्रेट लाइन मेथड से 21 लाख को 3 साल में खर्चा बुक करोगे तो 7 लाख पर एनम होगा। फर्स्ट ईयर में आपने इसमें से 4.20 लाख पे कर दिया तो 2.80 लाख आपका आउटस्टैंडिंग बच जाएगा। फिर अगले साल आपका खर्चा 7 लाख होगा पर आप पे कर दोगे 2 हाफ ईयर का मिला के 8.40, तो बच जाएगा फिर 1.40 आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग इतना है, सेकेंड ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है। तो अपन नॉर्मली क्या मानते हैं, फर्स्ट ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग अगर सेकेंड ईयर एंड में भी आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब वो नॉन करंट है। तो 2.8 में से 1.4 नॉन करंट है तो 1.4 करंट है, तो 1.40 करंट एसेट। इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में आंसर दिया था पर क्वेश्चन ही गलत है पूरा, क्योंकि लेसी अपनी बुक्स में हर लीज में एक्सेप्ट 1 साल या उससे कम की या लो वैल्यू आइटम्स के केस में जहां एग्जाम्पशन है प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करता है, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको आईसीआई को बोलना है कि भैया क्योंकि सबके एमसीक्यूज अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो एमसीक्यू करा रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, और अब आपकी नई क्वेश्चन बैंक प्रिंट में जा चुकी है जो 3 से 4 दिन में स्टॉक्स में आ जाएंगी। जो हम नई बैच शुरू कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें भी क्वेश्चन बैंक नई वाली जय मिलेगी आपको, जिसमें नवंबर 24 के एग्जाम पेपर तक के क्वेश्चन जहाँ मिले क्वेश्चन बैंक में भी और एमसीक्यू बुक में भी। इसकी पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, अगर आपको लगता है आपके काम की है तो एक बार बता दीजिएगा मुझे। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस आपके पास जो क्वेश्चन आए होंगे इसमें सीक्वेंस अलग अलग होगा, तो मैं यहां से करवा रहा हूं। तो ये 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली 4 मार्क की ग्रेस बनते हैं।
इसके बाद आखिरी में बोला था रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, वो एलिवेटर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सिंपल रहता है, एलिवेटर में कोई काम नहीं है तो 10 लाख पूरा बुक कर दो। टोटल रेवेन्यू 30 है, उसमें से 10 लाख एलिवेटर का है, बचा 20 लाख। इसको परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, क्वेश्चन ने कहा है 3 लाख कॉस्ट लग गई है 12 लाख में से, तो 3/12 25% कंप्लीट हो गया, बचे हुए का रेवेन्यू 20 है तो 5 ही हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू कितना बुक होएगा, 15 लाख रुपए बुक हो जाएगा। इसमें पूछा एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला था नेशनलाइज बैंक से नेगोशिएशन 31 मार्च के बाद हुआ है, करंट नॉन करंट का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वही है कि आपकी कोई टर्म्स और कंडीशन थी जो आपने 31 मार्च 24 पे फुलफिल नहीं की, इस कारण से आपका लोन करंट यानी बैंक कॉल कर सकती है। 7 अप्रैल को नोटिस भी आ गया कि भैया पैसे दे दो, 15 मई को फाइनेंशियल अप्रूव हो गए और 28 मई को बैंक ने एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि अप्रूवल और सिग्नेचर के बाद हुआ है तो हमारे को ये कंसिडर नहीं करना है, ये इग्नोर हो जाएगा, और ये इग्नोर होगा तो आपको लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी क्लासीफाई करना होगी, तो आंसर होगा करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होएगा, इसमें कुछ बच्चे हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हुए हों। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालना है, तो आप क्वेश्चन में सिंपली ज़्यादा दिमाग लगाए बिना आप ऐसा कर सकते थे कि आपने एक्विजिशन जो किया है वो किया था 5760 में। एसोसिएट कौन है, कैमल लिमिटेड है, जिसमें 40% आपका स्टेक है। कब, 1/4/23 पे। तो आप सिंपली कहना कि हमारी कैसे निकालते हैं अपन, चलो मैं क्विकली बता देता हूँ। शेयर इन नेट एसेट्स, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो जिस दिन एक्विजिशन हुआ था इस दिन क्वेश्चन में कहा गया है भैया कैमल लिमिटेड की रिटेन्ड अर्निंग थी कितनी, 6240, और उसकी कैपिटल थी 4000, हमने लिया 40%। 10240 का 40%, ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअल में, तो सिर्फ आपको एक समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। 4096 पर हमारी कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन ने दी हुई है, आपने खरीदा था 5760 में, तो डिफरेंस को अपन क्या मान लेते हैं, 1664 की गुडविल हो जाएगी, जो सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, बुक्स में नहीं आती, नोट्स में डिस्क्लोज करना है। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया BF। इसके बाद अपन क्या ऐड करते हैं, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो जिस दिन आपने खरीदा था 1/4/23, वहां पे उसके रिजर्व्स थे 6240 और कैमल के रिजर्व हो गए 7400। कब, साल खत्म होने पे। तो 7400 माइनस 6240 हो गया 1160, इसमें अपना 40% शेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 464। तो ये ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, 6224 का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। लेकिन इस 6224 में आगे इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो रिकवरेबल अमाउंट है इसके बिजनेस का, ये रिकवरेबल अमाउंट इन्होंने बोला है द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये तो बीन का है, छोड़िए, अपने को कैमल का चाहिए। यहां पे दिया इन्होंने रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नेट एसेट इज 11760। तो उस लॉजिक से हम क्या करेंगे कि भैया रिकवरेबल अमाउंट अगर 11760 है और मेरा शेयर उसमें 40% है, तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना होता है, 4704। पर इससे पहले एक क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 में हमने 45 लाख की इन्वेंट्री कैमल को बेची थी, एसोसिएट को, जो अभी भी अनसोल्ड है 31 मार्च पे। तो एसोसिएट के केस में अपन जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो बुक नहीं करते, तो अपना टोटल प्रॉफिट 14 है, उसका अपना शेयर कितना है 40%, ये कितना हो जाएगा 18 का 40%, 7.20। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा 7.20। तो 6224 माइनस 7.2 कितना आ जाएगा, 6216.8। और 4704 आपका रिकवरेबल अमाउंट है, तो 6216.8 माइनस 4704, 1512.80 का इंपेयरमेंट लॉस है जो क्वेश्चन ने पूछा है। फिर पूछा है गुडविल 31 मार्च 2024 में बीन लिमिटेड के एक्विजिशन पे कितनी होगी। तो बीन के एक्विजिशन की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन ने किसी की बीन तो नहीं बचाई? नहीं सर, जरा भी नहीं बचाई। तो बीन लिमिटेड का एक्विजिशन में सबसे पहले 85% हमने एक्वायर किया है 10,200 पे। तो अपन सबसे पहले तो बोल दो कि भैया हमारा पीसी 10,200 है। इस क्वेश्चन ने बोला है कि एनसीआई को वैल्यू करेंगे किस पे? तो क्वेश्चन है स्पेसिफाइड कि बीन और कैमल का हमने बिजनेस लिया था, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं जो कि 1430 थी। तो अपन कहेंगे कि हमारा पीसी कितना हो गया बीन में 10,200, एनसीआई आपकी हो गई 1430 और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने हो गए? तो इसमें बोला है कोई रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं है, तो हम सिंपली बोलेंगे उस दिन उसके जो रिजर्व्स थे, कितने के रिजर्व्स थे बीन लिमिटेड के? ये 5400 के। और कैपिटल में बोला है कोई चेंज नहीं हुआ है शुरू से आखिरी तक, तो वो 3600 थी। तो 9000 की आपकी टोटल असेट्स आ रही है। तो गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी? 2630 की। इसके बाद क्वेश्चन ने 2630 की गुडविल के बाद कहा है कि गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस हुआ है 204 रुपए का। तो 2630 माइनस 204 ये आ जाएगा 2426। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉस्ट कट फॉर रेनोवेशन। ये सिंपल सा पार्ट था क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि हमने शॉपिंग मॉल पहले बनाया था, उसमें मॉल में हमने कोर्ट, स्पा और गेमिंग जोन को रेनोवेट किया है और कोर्ट और गेमिंग जोन से हमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिलने वाली है, तो इसके खर्चे कैपिटलाइज हो जाएंगे। किसके? कोर्ट और गेमिंग जोन के। ये ए हो गया आपका। चलिए, फास्ट ट्रैक बैच अपने जूनियर्स को बताइए ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है। अब इसमें 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जिसपे आप ग्रेस की बात कर सकते हो। हमें चाहिए नहीं, अगर आपको लगे कि यार आपको ये प्रॉब्लम आई थी तो आप एक्सपीरियंस शेयर करें अपना ईसीआई के पास, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। इस क्वेश्चन में निखिल प्राइवेट लिमिटेड ने 100% प्रणव का 1 जनवरी को खरीदा। पीसी 20 करोड़ था और फेयर वैल्यू 15 करोड़ थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। पर क्वेश्चन ने यह कहा है कि ये जो वैल्यूज हमने निकाली थी ये प्रोविजनली निकाली थी और पीसी कैश में नहीं था, शेयर्स में था, तो पीसी की भी वैल्यू प्रोविजनल थी। तो पीसी, इसको ऐसे लिखता हूं मैं यहां पे कि 1 जनवरी 2023 डेट ऑफ एक्विजिशन, पीसी और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। पीसी अपना निकला था उस दिन कितने का? 20 और ये निकला था 15। 30 नवंबर को फाइनली फेयर वैल्यू डिटरमाइन की गई 22 करोड़ और 16 करोड़ पीसी की और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की। 1 ईयर का मेजरमेंट पीरियड होता है। विद इन मेजरमेंट पीरियड अगर आपको फाइनल वैल्यू मिली है तो अपन फाइनल वैल्यूज को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोविजनल वैल्यूज। तो हमारे लिए सही वैल्यू हो जाएगी 22 और 16। निखिल का कहना है कि फेयर वैल्यू की शेयर्स की जो वैल्यू है वो 1 जनवरी 2023 से डिक्लाइन हुई है और हम फरवरी 24 की वैल्यू लेना चाहते हैं 18 करोड़। कोई लॉजिक ही नहीं है। ऊपर दिए गए पीसी के अलावा कहा गया है कि एडिशनल 4 करोड़ पे करेंगे अगर इतना टर्नओवर 2 सालों में अचीव हो गया और डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसकी फेयर वैल्यू 3 करोड़ थी, तो ये भी पीसी में ऐड हो जाएगा। तो हमारा पीसी एक्चुअल में 25 हो जाएगा। इन February 2024 ड्यू टू डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस ऑफ प्रणव प्राइवेट लिमिटेड इट इज डिटरमाइंड इट इज अनलाइकली दैट वो टर्नओवर मीट होगा। तो अगर कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्योंकि हमें 2 करोड़ पे करने की बात की इक्विटी शेयर्स में ही, तो हम इसे रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे बाद में, पर गेन लॉस जो होगा वो पीआरएल से जाएगा। तो इस लॉजिक से इसका इंपैक्ट नेट एसेट पे कुछ नहीं होगा, पीसी पे होगा और इसको रीमेजर करेंगे थ्रू पीआरएल। तो ये वाला ऑप्शन है आपका, रिकॉग्नाइज हम करेंगे फेयर वैल्यू पे। तो निखिल शुड रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। पीसी बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगी, इसे रीमेजर करेंगे पर रीमेजरमेंट का चेंज पीआरएल में जाएगा। और पीसी में आपका आंसर होना चाहिए कितना होगा? पीसी 25 और नेट एसेट्स कितने की मेजर की जाएगी? 16। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी।
इसमें ग्रेस वाला क्या इशू है? तो कोई ग्रेस वाली बात है सच इसमें बनती नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसमें अकाउंटिंग पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे लगा, अभी अपने को ये लग नहीं रहा है, पर क्या हो रहा है अगर आप पिछले 2 क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें स्पेसिफिकली बोल रखा है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो इसमें बता रखा है कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे इस तारीख पे बने। यहाँ भी बोला अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ नहीं बोला है। तो अगर अपने को लगे कि यार हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च है, और क्योंकि ये नवंबर की इन्फॉर्मेशन है तो नवंबर की इन्फॉर्मेशन हम कैसे यूज़ करेंगे मार्च में, और हमें ये तो बताया नहीं है नेट एसेट की वैल्यू क्या है। तो अगर ये पूछते हैं नेट एसेट वैल्यू वुड बी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 31 मार्च 23, तो फिर ये आंसर नहीं होता 16 करोड़, फिर 15 लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोविजनल वैल्यू लेना पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं बोला है तो आपको फाइनल आंसर देना चाहिए था, यानी 16-25 सही। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो आप एटलीस्ट इंस्टीट्यूट को ये बता सकते हो, ये आपके सारे सॉल्यूशंस हैं। कोई आपको इस किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड कोई चर्चा करनी हो तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब चैट्स पे कर सकते हो। थैंक यू।